नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। देश में 26 दिन बाद कोरोना के लेके बहुत अच्छी और राहत भरी खबर आई है। एक दिन में नए केसेस का आंकड़ा 3 लाख के नीचे चला गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी तेजी के साथ कोरोना के नए मामले कम हो रहे हैं। दिल्ली में नए मरीजों की संख्या गिरकर 6,000 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में नए केस 10,500 तक पहुंच गए हैं। आज एक और अच्छी खबर, DRDO की बनाई कोरोना की दवा आज लॉन्च की जा रही है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने के आरोपी दिल्ली के खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। कोरोना संकट के बीच बहुत बड़ी राहत की खबर है। 20 अप्रैल के बाद देश में पहली बार कोरोना के नए केसों की संख्या 3 लाख के नीचे आ गई है। रविवार को एक दिन में 2,81,683 नए केस मिले। हालांकि मौत में कमी नहीं आ रही है। 24 घंटे में फिर से 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह है कि 3,78,000 से ज्यादा लोग कल ठीक होकर घर लौटे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी से जुड़े मामले में दिल्ली के कारोबारी नवनीत कालरा को हरियाणा के गुरुग्राम से कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। कालरा को उनके साले के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे। आरोप है कि कंसंट्रेटर को 3 गुना ज्यादा कीमत में बेचा जाता था। कोरोना की जंग में आज DRDO की एंटी कोरोना दवाई 2DG लॉन्च की जा रही है। सुबह 10:30 बजे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस दवा को कोरोना मरीजों के लिए जारी करेंगे। 2DG दवाई अगले 1-2 दिनों में मरीजों को मिलने लगेगी। फिलहाल एंटी कोरोना की दवाई 2DG की 10,000 डोज बनकर तैयार है। DRDO ने एंटी कोरोना 2DG दवाई डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर बनाई है। ट्रायल के बाद यह दावा किया गया है कि यह दवा कोरोना मरीजों को ठीक करने में कारगर है। DRDO की यह दवा एक तरीके का सूडो ग्लूकोज है जो वायरस की बढ़ने की क्षमता को रोकता है। यह दवा एक पाउडर की तरह होती है जिसे आसानी से पानी में घोलकर पिया जा सकता है। 2DG दवाई के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो सकती है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के नए केसों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली में कल 6,456 नए केस मिले जबकि 262 लोगों की मौत हो गई। पॉजिटिविटी रेट 10.40% रह गई है। इस बीच केजरीवाल ने दिल्ली में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। उधर महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। राज्य में कल 34,389 नए केस मिले जबकि 974 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र की चिंता मौत को लेकर है। कोरोना के हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। रविवार को भी पीएम मोदी ने यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात कर ताजा हालात की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। पीएम आज भी कोरोना प्रभावित राज्यों के कुछ और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। IIT कानपुर के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा का कहना है कि दिसंबर तक देश में हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। तब तक 60 से 70% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। इससे संक्रमण के ट्रांसमिशन की स्पीड कम हो जाएगी। लोगों को तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क पहनना जारी रखना पड़ेगा। भीड़ भाड़ से भी लोगों को बचना होगा। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया है कि भारत और ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी उनकी वैक्सीन असरदार है। कंपनी ने दावा किया है कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ काफी कारगर है। कंपनी ने यह दावा मेडिकल जर्नल में प्रकाशित शोध के हवाले से किया है। भारत में फिलहाल कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना मरीजों को हो रही नई बीमारी ब्लैक फंगस की वजह से मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली बार किसी की मौत हुई है। तेजनकर अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस से पीड़ित 43 साल के मोहम्मद इमरान की कल मौत हो गई। शहर में ब्लैक फंगस से पहली मौत है। उज्जैन में 15 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में हैं। शुगर के मरीज को इससे ज्यादा खतरा होता है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक ने हंगामा क्यों किया? उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना की भयावह तस्वीर। कन्नौज में एक शमशान घाट पर पिछले 1.5 महीने में हुए अंतिम संस्कार के आंकड़े डराने वाले हैं। कहां पर मानवता शर्मसार हुई और किस शहर में बेवजह बाहर घूमने वालों पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर? देखिए टॉप 9 कोरोना अलर्ट। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कोरोना कर्फ्यू के दौरान पकड़े जाने और फिर चालान काटे जाने के बाद जमकर बवाल किया।
शहर में विधायक इरफान सोलंकी भीड़ लेकर घूम रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वो गुस्से में पुलिस से अभद्रता करने लगे। इरफान सोलंकी का विवादों से पुराना नाता रहा है। मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ मारपीट के बाद वो चर्चा में आए थे। यूपी के गांव में कोरोना का कहर बरपा हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के एक गांव हरिमऊ गांव में पिछले 2 महीने में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए सभी लोग सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार से पीड़ित थे। यहां जांच, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के तो दावे खूब किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि यह सिर्फ कागजों पर हो रहा है। यूपी के सीतापुर के सटे कस्बा खैराबाद में पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। जान गंवाने वालों को खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब विभाग RT-PCR टेस्ट कराने का दावा कर रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि वक्त पर अगर टेस्ट और इलाज की व्यवस्था की जाती है तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। कोरोना काल में मौत के आंकड़े को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कन्नौज के महादेवी वर्मा शमशान घाट पर ही करीब 1.5 महीने में 2000 से ज्यादा लोगों के अंतिम संस्कार किए गए हैं। ये सिर्फ एक शमशान घाट का हाल है। कई लोग यहाँ शव को रेत में गाड़ कर चले जाते थे। इसके बाद यहाँ पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। लोगों को रेत में शव गाड़ने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गांवों में पंचायत चुनाव के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। गोंडा के 2 गांवों में 1 महीने में 15 लोगों की मौत हो गई। गांव में जांच की व्यवस्था पूरी नहीं है। जिन लोगों की बीमारी से मौत हुई वो सभी खांसी बुखार से पीड़ित थे, लेकिन जांच नहीं होने के कारण उनकी रिपोर्ट का पता नहीं चला। अब स्वास्थ्य विभाग जाँच टीम गाँव में भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बावजूद अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। अब सख्त पाबंदियों को तोड़कर घर से बाहर निकलने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन ड्रोन की मदद ले रहा है। ड्रोन के जरिए सड़कों, बाजार और मोहल्लों पर नजर रखी जा रही है। बिहार के अररिया के सिविल सर्जन ने मधेपुरा के सरकारी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अररिया के सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किए मरीज को ऑक्सीजन और बेड की कमी का हवाला देकर लौटा दिया जाता है, लेकिन मधेपुरा अस्पताल के प्रिंसिपल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। बिहार के नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ कोरोना से हुई मौत के बाद एक शख्स के शव को नगर निगम की कचरा ढोने वाले ठेले पर शमशान घाट ले जाया गया। वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है। आरोप है कि शव को ढोने के लिए वार्ड पार्षद सुशील कुमार उर्फ मिट्ठू ने परिजनों से 16,500 रुपए ले लिए। उत्तर प्रदेश में आज से किन किन शहरों में 18 से 44 साल वालों को टीका लगेगा, कहां-कहां लॉकडाउन बढ़ाया गया, प्लाज्मा थेरेपी को लेके क्या नई गाइडलाइंस जारी होने वाली हैं और कहां 20 साल बंद पड़े अस्पताल को 20 दिन में तैयार कर दिया गया। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए। टॉप 9 हारेगा कोरोना। उत्तर प्रदेश में आज से कई और जिलों में 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू हो रही है। आज से बस्ती, विंध्याचल धाम, आजमगढ़, देवी पाटन और चित्रकूट धाम मंडल में भी टीका लगाया जाएगा। इससे पहले यूपी के कई जिलों में 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब में 31 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। अमरिंदर सरकार ने ये फैसला कोरोना के नए मामलों को काबू में करने के लिए किया है। पंजाब में कल करीब 7,000 नए केस मिले। उधर पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में पहली बार 3 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया था, जिसे 2 बार बढ़ाया जा चुका है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भोपाल में भी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बार भी लोगों को किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। इसके साथ ग्वालियर में 30 मई तक और जबलपुर में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। कल 7,016 नए केस आए। पॉजिटिविटी रेट भी कम होकर 10% तक आ गई है। कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। सूत्रों के मुताबिक कोविड नेशनल टास्क फोर्स की बैठक में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर नहीं बताया गया है। आने वाले समय में हर मरीज को प्लाज्मा नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर पाबंदी या शर्तें लागू की जाएंगी। 1-2 दिन में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। कर्नाटक के कोल्लार में 20 साल से बंद पड़े 800 बेड्स वाले अस्पताल को बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने 20 दिन में फिर से इस्तेमाल के लिए शुरू करने लायक बना दिया है। इस अस्पताल में फिलहाल 100 से ज्यादा बेड्स तैयार किए जा चुके हैं और जरूरत पड़ने पर बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इस अस्पताल में 19 मई से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल आज राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस बैठक में कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र पर पड़े असर की समीक्षा की जाएगी। साथ में ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। कोरोना संकट की वजह से स्कूल कॉलेज की ऑनलाइन पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसका छात्रों पर असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस ने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को 9 ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर के साथ गिरफ्तार किया है। L2 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई देने वाला ठेकेदार ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा था। कुछ दिन पहले एक युवक ने अपने जीजा की मौत के बाद ऑक्सीजन की कालाबाजारी की शिकायत सोशल मीडिया के जरिए की थी। बिहार के वैशाली के लालगंज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस प्रशासन की टीम ने यहां छापा मारकर 42 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि यहां एक दुकानदार ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कर निजी अस्पतालों और क्लिनिक को उचित कीमत पर बेचता है। पंजाब के संगरूर में वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर धक्का मुक्की और हंगामा हुआ। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर आदमी यहां दूसरों से पहले वैक्सीन लगवाने के लिए बेचैन था। इसी बीच बीजेपी के स्थानीय नेता अशोक कुमार ने लोगों से लाइन में लगने को कहा। इसको लेकर ही लोग भड़क गए और अशोक कुमार की पिटाई कर दी। हंगामे की वजह से काफी देर तक वैक्सीनेशन बंद रहा। चक्रवाती तूफान ताउते आज शाम को गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। तूफान को लेकर क्या है गुजरात की तैयारी? गुजरात और मुंबई के अलावा किन किन राज्यों पर अगले 24 घंटे भारी हैं? गोवा और कर्नाटक में तूफान से कितना नुकसान हुआ? चक्रवाती तूफान से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 तबाही का तूफान। गोवा और कर्नाटक में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान ताउते आज गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कच्छ के तटीय इलाकों से मछुआरे और दूसरे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तूफान से नुकसान को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। चक्रवाती तूफान ताउते से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए गुजरात के जूनागढ़ में तटीय इलाकों से 1200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जूनागढ़ में समंदर के करीब रहने वाली आबादी को प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए घरों को खाली करने की अपील की। यहाँ एक साइक्लोन रिलीफ सेंटर भी बनाया गया है, जहाँ तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। ताउते तूफान आज गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद कल सुबह पोरबंदर और महुआ कोस्ट के बीच से गुजरेगा। मौसम विभाग ने गुजरात एवं दीव में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस तूफान का गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक के अलावा केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पश्चिम राजस्थान के इलाकों में भी असर पड़ सकता है। तूफान को देखते हुए मुंबई और पुणे में NDRF की टीम तैनात है। चक्रवाती तूफान ताउते के खतरे को देखते हुए NDRF की 50 से ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है। आज शाम तक राहत और बचाव के लिए लगाई गई NDRF की टीम अपने अपने इलाके में मोर्चा संभाल लेंगी। NDRF की 13 टीमों को दूसरे राज्यों से यहां बुलाया गया है। ये टीम सभी आधुनिक उपकरणों से लैस है। ताउते तूफान ने कल गोवा में कहर बरपाया। गोवा के तट पर तूफान के टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हुई। गोवा में तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई पेड़ गिर गए, बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। कई जगह बिजली के तार टूट गए। ताउते तूफान ने कल कर्नाटक में भी भारी तबाही मचाई। राज्य के तटीय इलाकों में नुकसान ज्यादा हुआ है। राज्य में तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के 6 जिलों में ताउते तूफान से काफी नुकसान हुआ है। कई बिल्डिंग, गाड़ियां, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। NDRF की टीमें प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। ताउते तूफान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। उन्होंने कल महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात कर हालात की जानकारी ली। अमित शाह ने गोवा के CM से भी बात कर पूरी जानकारी ली। गृह मंत्री ने हर संभव के मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने राज्यों से कहा कि एयरफोर्स की जरूरत पड़े तो वक्त पर केंद्र को सूचना दे। तमिलनाडु में ताउते का खतरा मंडरा रहा है। कन्याकुमारी में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश होने की वजह से त्रिपुरा वाटरफॉल का वाटर लेवल बढ़ गया है। ताउते के खतरे को देखते हुए 6 राज्यों में NDRF की 100 से ज्यादा टीमें लगाई गई हैं। वायुसेना ने भी 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर को राहत और बचाव कार्य के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। ताउते तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात और मुंबई में वैक्सीनेशन अभियान को फिलहाल रोक दिया गया है। गुजरात में आज और कल वैक्सीनेशन नहीं होगा। मुंबई में भी आज वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है। दोनों राज्यों में 18 से 44 साल वालों के साथ 45 साल के ऊपर वालों को भी टीका देने का काम चल रहा है। खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने PM मोदी से क्या मांग की और हैदराबाद में पत्नी ने पति का शव लेने से क्यों इनकार किया? राज्य से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश।
विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ आज खुल गए। इस मौके के लिए 11 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया गया है। शीतकालीन प्रवास के बाद गौरीकुंड से निकली डोली केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। कोरोना के चलते धाम में भक्तों की एंट्री पर रोक है। श्रद्धालुओं को बाबा केदारनाथ सिर्फ ऑनलाइन दर्शन होंगे। इससे पहले यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई और गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को खुल चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को खत लिखकर गरीबों की आर्थिक सहायता की मांग की है। चिट्ठी में लॉकडाउन वाले राज्यों में गरीबों और बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रति माह देने की अपील की गई। इसके साथ ही जरूरतमंदों के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था करने की मांग की गई है। इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इसी तरह की मांग सरकार से कर चुकी हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सेना के बम मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इंदिरा गांधी नहर के पास रविवार को 4 बम मिले हैं। सूचना मिलने पर सेना के बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। इससे पहले शनिवार को भी इसी इलाके से बम बरामद हुए थे। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये बम किसने रखे थे। हरियाणा के हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दौरे का विरोध करने पहुंचे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। इस दौरान कई किसानों के घायल होने की खबर है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने लाठीचार्ज को किसानों पर हुई बर्बरता करार दिया। झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने हिसार में निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि किसान डरने वाले नहीं हैं। वहीं कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने भी कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज की जितनी निंदा की जाए वो कम है। हरियाणा सरकार दमनकारी नीतियां अपनाकर किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। सरकार में शामिल लोग जनता से माफी मांगे और इस्तीफा दें। कोरोना काल में हैदराबाद से पति पत्नी के रिश्ते की बहुत दुखद तस्वीर सामने आई है। ललिता नाम की महिला ने संपत्ति विवाद की वजह से अपने पति का शव लेने से इनकार कर दिया। महिला का बेटा कई घंटों तक मां को पिता के शव को लेने के लिए मनाता रहा। आखिर पुलिस के काफी समझाने के बाद महिला ने अपने पति के शव को अपने घर के गेट के अंदर रखा और बाद में परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। एनआईए ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और कट्टरपंथी संगठन हिजब उत तहरीर को लेकर तमिलनाडु के मदुरई में 4 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए अधिकारी के मुताबिक मामला मोहम्मद इकबाल नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने से और संगठनों की विचारधारा के समर्थन से जुड़ा है। इकबाल को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मंगोलपुरी में सिर्फ 100 रुपए के लेनदेन में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसके शरीर से बहुत खून निकल चुका था। मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी पति अभी फरार है। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एक हथनी के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। हथनी कीचड़ में फंस गई थी। काफी देर की मशक्कत के बाद जब उसे निकालने में सफलता नहीं मिली तो वन विभाग के कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से उनका रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।